वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज हम 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक का 4th चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है ये ऑटोबायोग्राफी है एक यंग गर्ल की जिसका नेम क्या है, एनी फ्रैंक। इसमें उन्होंने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस किया है किसमें, एक डायरी में। ये एक ऐसी डायरी है जो उनके पापा ने उन्हें गिफ्ट की थी, कब, उनके 13th बर्थडे पे। और वो इस डायरी का नेम भी रख देती हैं, क्या, किटी। अब क्या होता है कि ये जो गर्ल है ना, ये एक जूइश गर्ल है और ये वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पर छुप रही होती हैं, किनको अवॉइड करने के लिए, नाजीज को अवॉइड करने के लिए, उनसे बचने के लिए। और वो अपने एक्सपीरियंस को और अपनी स्टोरी को एट दैट टाइम, जो भी उस टाइम पर वर्ल्ड वार के टाइम पर उन्होंने फेस किया, वो सब लिखती हैं। वो क्या बताती हैं कि वो छुपी हुई होती है एक सीक्रेट जगह पर एम्स्टर्डम में, उनके साथ 7 और लोग भी होते हैं और वो वहाँ पर 2 साल तक रहती है। और उस दौरान उसकी क्या फीलिंग्स रहती है, क्या वो फेस करती है, वो सारे एक्सपीरियंसेस वो अपनी डायरी में बताती हैं। एंड फाइनली वो अपनी जो एनर्जी थी वो पढ़ाई करने में, लिखने में, नॉलेज गेन करने में, पॉलिटिक्स की, लिटरेचर में, इन सब में लगाती है। और उनकी जब डेथ होती है तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ हर डायरी। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये डायरी होती क्या है? ये एक ऐसी बुक होती है जिसमें क्या होता है, सेपरेट स्पेस होता है और सेपरेट, या फिर आप कह सकते हो पेजेस होते हैं हर एक दिन के लिए, जिसमें आप अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हो कि व्हाट हैज़ हैपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर डे, दैट इज डायरी। सो राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। वो कहती हैं कि मेरी जैसी लड़की के लिए डायरी लिखना एक बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस था। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनी थिंग बिफोर। वो कहती है इसलिए नहीं कि मैंने आज से पहले कभी कुछ लिखा नहीं था, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. वो कहती हैं क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि सम टाइम लेटर ना ही वो और ना ही कोई और इंटरेस्टेड होगा किसमें, इस 13-year-old स्कूल गर्ल के थॉट्स को पढ़ने में। दैट्स वाई, oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. वो कहती हैं चलो छोड़ो, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मेरे को लिखना है, मेरा मन करता है लिखने का, मैं लिखना चाहती हूँ। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, मतलब इसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है लिखने की। क्यों? टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। इसका मतलब क्या है कि आपके माइंड में, जब किसी भी पर्सन के माइंड में काफ़ी कुछ चल रहा होता है और वो क्या चाहता है कि वो उसको एक्सप्रेस कर पाए, किसी तरीके से बाहर निकाल पाए, तो वो कहती है कि मेरे माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं उसको एक्सप्रेस करना चाहती हूँ और एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है लिखने की। सो आई फील लाइक राइटिंग। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। उनका मानना ये है कि जो पेपर होता है उसमें ज़्यादा सब्र होता है एज़ कम्पेयर टू पीपल। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little bit depressed. वो कहती है ये बात मैंने कब सोची, उन दिनों की बात है जब मैं डिप्रेस्ड फील कर रही थी, घर में अकेली बैठी थी। कैसे बैठी थी? अपने हैंड्स को चिन पे रख के, बोर हो रही थी, लिसनलेस बैठी थी, वंडरिंग, मैं सोच रही थी वेदर टू स्टे इन और गो आउट, घर पे ही रहूँ या बाहर चली जाऊँ। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, और फिर जहाँ पर थी मैं वहीं पर बैठी रही। ब्रूडिंग, ब्रूडिंग यानी सोचती हुई, बहुत गहरा सोचना, डीप डीप थॉट्स में जाना। वहीं बैठी रही, सोचती रही। यस, मैंने क्या सोचा, हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, पेपर में ज़्यादा पेशेंस होती है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज डायरी, और वो ये बिल्कुल भी प्लान नहीं कर रही थी कि कोई भी उनकी इस डायरी को पढ़े। किसको पढ़े? स्टिफ बैग्ड यानी बहुत ही हार्ड कवर जो होता है ना, बैग्ड यानी गत्ता जो जिल्द चढ़ती है उसके लिए यूज़ होता है, स्टिफ इज़ हार्ड। तो बहुत ये जो हार्ड कवर वाली नोटबुक होती है जिसको मैं ग्रैंडली यानी बहुत ही प्राइड के साथ क्या बोलती हूँ, डायरी। अनलेस आई शुड एवर, जब तक मुझे कौन नहीं मिलता, मेरा एक रियल फ्रेंड नहीं मिलता, इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। फिर वो कहती है कि चाहे मैं डायरी लिखूं चाहे ना लिखूं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस।
अब वो कहती हैं कि मैं वापस उसी पॉइंट पर आती हूँ, किस पॉइंट पर, जिसने मुझे उकसाया डायरी लिखने के लिए। सबसे पहले क्या बात ऐसी थी जो मुझे उकसा रही थी डायरी लिखने के लिए? वो क्या थी? आई डू नॉट हैव अ फ्रेंड, मेरी ना कोई फ्रेंड नहीं थी। लेट्स मी पुट इट मोर क्लियरली, वो कहती है मैं आपको और क्लियरली बताती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव, कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल कंप्लीटली इस दुनिया में अकेली है, अलोन है। एंड आई एम नॉट, रियलिटी में तो मैं हूँ भी नहीं। मेरे पास लविंग पेरेंट्स हैं, एक 16 ईयर ओल्ड सिस्टर है, और इसके अलावा 30 लोग और भी हैं जिनको मैं फ्रेंड्स बुला सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड ए गुड होम। कहने को सब कुछ है मेरे पास। नो, ऑन द सरफेस इट सीम टू हैव एवरीथिंग। अगर देखा जाए ऊपर ऊपर से तो मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट एक चीज़ को छोड़ के। वो क्या है? ट्रू फ्रेंड। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। वो कहती है कि जब भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो मैं क्या सोचती हूँ कि मैं उनके साथ अच्छा टाइम बिताऊँ, मौज मस्ती करूँ, एन्जॉय करूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स। वो कहती है कि मैं उनसे बातें तो करती हूँ, कैसी बातें करती हूँ? सिर्फ ऑर्डिनरी जो होती हैं, मतलब जो नॉर्मल बातें होती हैं डेली बेसिस पे, वो करती हूँ। मैं कभी भी उनसे एनीथिंग, यानी किसी भी प्रकार की, फ्रैंकली जो मेरे मन में होता है, मेरी जो फीलिंग्स होती है, वो बात नहीं कर पाती, सिर्फ ऑर्डिनरी बातें करती हूँ। वी डू नॉट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। और हम जितने भी फ्रेंड्स हैं, वो जिसको साथ भी रहती है, वो कहती है कि हम लोग इतने क्लोज नहीं हैं जितने होने चाहिए। मतलब उनकी बॉन्डिंग वैसे स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड्स वाली है। एंड दैट्स अ प्रॉब्लम, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, वो कहती है शायद मेरी गलती भी हो सकती है। दैट वी डू नॉट कन्फाइड विद ईच अदर। कन्फाइड का मतलब होता है टू शेयर सीक्रेट्स। तो वो कहती है शायद मेरी गलती भी हो सकती है कि हम लोग एक दूसरे के साथ सीक्रेट्स को शेयर नहीं करते हैं। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर। वो कहती है चलो जो भी है ऐसी ही हैं, जो हालात हैं वो यही हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। और बहुत ही अनफॉर्चुनेटली यानी बहुत ही दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लाइबल यानी लाइकली टू चेंज, ये नहीं बदलने वाले। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और यही कारण है, यही रीज़न है कि उसने क्या लिखनी शुरू की? डायरी। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I do not want to jot down the facts in this diary the way most people would do. वो कहती हैं कि अपने एक ऐसे फ्रेंड का इंतज़ार उन्होंने बहुत लंबे टाइम से किया है। लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, जिसका वो इंतज़ार लंबे टाइम से कर रही थी अपनी इमेजिनेशन में, उसकी इमेज को इंक्रीज़ करने के लिए। मैं ये नहीं चाहती, क्या मैं उनको अपने फैक्ट्स को जॉट डाउन नहीं करना चाहती। जॉट डाउन का मतलब होता है लिखना। मतलब मैं हर एक अपनी इंट्रोडक्शन, पास्ट की बातें, ये सब चीज़ें नहीं उसमें डिस्क्राइब करना चाहती। क्यों? क्योंकि द वे मोस्ट पीपल डू, और मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, यही लिखते हैं, अपनी सारी इंट्रोडक्शन बताते हैं, पास्ट बताते हैं, यही सब करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि जो डायरी है मेरी दोस्त की तरह रहे। वो उसको दोस्त मानती है और वो उसका नाम भी रख देती है अपनी फ्रेंड का, क्या? Kitty. Kitty is diary here. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. Plunge right in का मतलब क्या होता है? At the moment लिखना शुरू करना। वो कहती है कि अगर मैं अभी ऑन द स्पॉट लिखना शुरू कर दूँ, बिना किसी इंट्रोडक्शन के, बिना अपने पास्ट के बारे में बताए, तो किसी को भी एक सिंगल वर्ड भी समझ में नहीं आएगा मेरी स्टोरीज़ का, जो मैं किस में लिखूँगी? किटी में लिखूँगी, डायरी में लिखूँगी। तो क्या बेटर रहेगा कि एक मैं ब्रीफ स्केच दूँ अपनी लाइफ का, अपनी इंट्रोडक्शन दूँ, अपने पास्ट के बारे में बताऊँ। एंड ये सबसे बेस्ट रहेगा, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। हालांकि उसे ये करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लिखना, लेकिन फिर भी नो अदर ऑप्शन शी हैज़, ताकि लोगों को समझ आए। और वो अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करती हैं। क्या कहती हैं? कि मेरे फादर, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे जो पापा हैं वो क्या हैं? सबसे एडोरेबल पापा हैं जितने भी मैंने आज तक देखे हैं। उन्होंने मेरी मदर से तब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 ईयर्स के नहीं हुए। और मेरी मदर की एज क्या थी? 25। मेरी एक सिस्टर है जिसका नेम मार्गोट है, और वो कहाँ पर बॉर्न हुई है? फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। एंड आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। मैं कहाँ पर रहती हूँ?
फ्रैंकफर्ट में रहती थी वो। कब तक रही वो? जब तक वो 4 साल की थी। उसके बाद उसके जो फादर थे एमिग्रेटेड का मतलब क्या होता है? अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में परमानेंट सेटल हो जाना। तो मेरे फादर जर्मनी छोड़ के कहाँ पर सेटल हो गए परमानेंटली? हॉलैंड में। कब? 1933 में। मेरी मदर, जिनका नाम था एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो भी मेरे पापा के साथ हॉलैंड चली गई। कब? सितंबर में। और उस दौरान क्या था कि मैं और मेरी सिस्टर मार्गोट, हमें कहाँ भेज दिया गया? एक्कन में भेज दिया गया। ये क्या है? एक सिटी है जर्मनी में, ताकि हम वहाँ पर किसके साथ रह सकें? अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहें। लेकिन बाद में मार्गोट हॉलैंड गई। कब? दिसंबर में। एंड आई फॉलोड इन फेब्रवरी, मैं भी उसके पीछे पीछे फेब में गई। कब गई? व्हेन आई वॉज प्लग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, मतलब जिस दिन मार्गोट का बर्थडे था फेब में, मुझे वहाँ पर प्लग डाउन का मतलब होता है अचानक से बिठा दिया गया टेबल के ऊपर एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। I started right away at the Montessori school, नर्सरी स्कूल। वो कहती हैं कि मैंने जो है पढ़ना शुरू किया, मैंने तुरंत अपनी पढ़ाई शुरू कर दी मोंटेसरी स्कूल में। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, मैं वहाँ पर तब तक रुकी जब तक मैं 6 ईयर की थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और वो कहती हैं कि मैं मतलब 6 ईयर तक की एज तक वहाँ पर रही, और मैंने अपनी जो फर्स्ट फॉर्म यानी फर्स्ट क्लास की जो स्टडीज़ है वो शुरू की। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज, और वो कहती हैं कि जब मैं 6th क्लास में हुई तो मेरी टीचर का नाम क्या था? मिसेस कुप्रस। और वो क्या थी? हेड मिस्ट्रेस आपको पता है जो हेड होती है स्कूल की, तो वही जो हेड मिस्ट्रेस थी वही मेरी क्लास टीचर भी थी, जिसका नाम क्या था? कुप्रस। कब? जब मैं 6th क्लास में थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, और जब ईयर ख़त्म हुआ, जब सेशन ख़त्म हुआ, तो वी बोथ इन टीयर्स, हम दोनों बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे, हम दोनों आंसुओं में थे। एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, क्योंकि अब हम दोनों को अलग होना था, और उस टाइम हम दोनों की आंखों में बहुत ही ज़्यादा आंसू थे, हम दोनों के दिल टूट रहे थे। व्हेन एट द एंड ऑफ द सेशन इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल। वो कहती है 1941 की गर्मियों की बात है, जो ग्रैंडमा है वो क्या हो गई? बीमार हो गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका क्या होना था? ऑपरेशन होना था। तो इसलिए मेरा जो बर्थडे था उसको पास विद अ लिटिल सेलिब्रेशन, वो क्या हुआ? बिना किसी सेलिब्रेशन के ही गुजर गया। ग्रैंडमा डाइड इन 1942 जनवरी, और ग्रैंडमा की डेथ हो गई जनवरी 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, कोई नहीं जानता कि आज भी मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ, उनसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेकअप फॉर द अदर। 1942 में जब उसका बर्थडे आया तो उसको सेलिब्रेट किया गया, किस लिए? ताकि जो पिछले वाला नहीं हुआ था उसको मेकअप करने के लिए एंड कवर अप करने के लिए। एंड ग्रैंडमाज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और मेरे बर्थडे की जो भी कैंडल्स जलाई गई उसके साथ साथ एक ग्रैंड मदर की भी नाम की भी कैंडल जलाई गई। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल। वो कहते हैं हम सब अच्छे से रह रहे थे। चारों कौन? उसकी मदर, उसके फादर, उसकी सिस्टर और वो। हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे, सब कुछ प्रॉपर था, हमारी हेल्थ भी अच्छी थी। एंड दैट ब्रिंग्स टू मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। और वो कहती हैं अगर मैं आज की तारीख की बात करूं, मतलब ये सारा उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, अपने पास्ट के बारे में बताया, अब आज की डेट पे आती हैं, वो क्या है? 20 जून 1942 एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और ये क्या है? ये मेरी डायरी के प्रति एक सोलेमन डेडिकेशन है, एक समर्पण है, एक सीक्रेट डेडिकेशन है। मीन्स ये वो डेट है जब उसने डायरी लिखनी स्टार्ट की। Saturday 20 June 1942 Dearest Kitty, our entire class is quacking in its boots। हमारी जो पूरी क्लास थी, quacking in its boots का मतलब होता है shaking with fear और nervousness, ठीक है? तो पूरी क्लास में एक डर फैला हुआ था, बच्चे काफ़ी नर्वस थे। क्यों? The reason of course is the forthcoming meeting। रीज़न ये था कि एक मीटिंग होने वाली थी, forthcoming मतलब होने वाली थी टीचर्स की, जिसमें वो ये डिसाइड करेंगे दैट हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और किसको उसी ही क्लास में रखा जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी क्लास जो थी वो शर्तें लगा रही थी, तू जाएगा तू नहीं जाएगा ऐसे।
GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. GN कौन है? एनी की कोई फ्रेंड है. वो और एनी दोनों हंसती हैं. किसके ऊपर? दो सिल्ली से स्टूपिड से बॉयज बैठे होते हैं उनके पीछे, जिनका नाम क्या होता है? CN एंड जैकस. ये लोग क्या करते हैं? इन्होंने अपनी पूरी हॉलीडे में जितनी भी इन्होंने सेविंग की थी उसको स्टेक कर दिया. स्टेक होता है रिस्क पे लगा दिया. पूरी पॉकेट मनी को रिस्क पे लगा दिया. क्यों? क्योंकि उन्होंने बेट लगाई, शर्त लगाई. शर्तों में बिजी थे कि तू पास होगा नहीं होगा. ये फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, इट्स सुबह से लेके शाम तक यही चल रहा था. क्या? यू आर गोइंग टू पास? नो आई एम नॉट. येस यू आर. नो आई एम नॉट. तू होगा, मैं नहीं होऊंगा. यही सब कन्वर्सेशन चलती रहती थी मॉर्निंग टू नाइट. इवन GN's प्लीडिंग ग्लांसेस. इवन क्या था, वो लोग दोनों इतनी इरिटेट हो जाती कि जो GN है वो प्लीडिंग होता है रिक्वेस्ट करने वाली सेंस में, ग्लांस देखना देखती है. और मैं कैसी लुक देती थी? एंग्री आउटबर्स्ट. मतलब वो भी क्या करती थी? गुस्से से भड़क जाती थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता था. ये दोनों चीज़ें भी उनको काम डाउन नहीं कर पाती थी. इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी कैप्ट बैक. और वो कहती है कि अगर तुम मुझसे पूछो ना तो क्वार्टर यानी 1/4. हमारी क्लास में 1/4 बच्चे क्या हैं? डमीज़ हैं, यानी वीक हैं. एंड इन सबको क्या करना चाहिए? शुड बी कैप्ट बैक. इनको डिटेन कर दिया जाना चाहिए, उसी क्लास में रखना चाहिए. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ. लेकिन जो टीचर्स होती है ना, इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये कुछ भी कर सकती हैं भाई. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट. एनी कहती है मुझे अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में, यानी जो भी फीमेल फ्रेंड्स हैं उनके बारे में या खुद के बारे में कोई भी किसी तरीके की टेंशन नहीं है कि क्या रिजल्ट रहेगा. वी विल मेक इट. हम लोग किसी ना किसी तरीके से पास हो जाएंगे. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स. वो कहती है सिर्फ एक सब्जेक्ट का मुझे डाउट है, वो क्या है? मैथ्स. एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट. वो कहती है चलो अब हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ हम वेट ही कर सकते हैं रिजल्ट के आने का. Until then we keep telling each other not to lose heart. और जब तक रिजल्ट नहीं आता वो एक दूसरे को मतलब कंसोल करती रहती है, कहती हैं कि नॉट टू लूज हर्ट, कमज़ोर नहीं पड़ना, रिजल्ट अच्छा आएगा, बी पॉजिटिव. इस तरीके की कन्वर्सेशन आपस में करती हैं. आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स. वो कहती हैं कि मेरे जो टीचर्स के साथ ट्यूनिंग है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फ्रेंडली है वो टीचर्स के साथ. देयर आर 9 ऑफ देम. 9 टीचर्स हैं, 7 मैन है, 2 वुमेन है उसमें. ठीक है. एक टीचर है मिस्टर कैसिंग. ये क्या है? ओल्ड फोगी. ओल्ड फोगी का मतलब ओल्ड फैशन टीचर है, जो क्या पढ़ाते हैं? मैथ्स पढ़ाते हैं. वॉज एनोयड विद मी. और वो मुझसे चिड़े रहते हैं, हमेशा गुस्सा करते रहते हैं काफ़ी टाइम से, फॉर एजेस, बिकॉज आई टॉक सो मच. क्यों गुस्सा रहते हैं? क्योंकि ना मैं बहुत बातें करती हूँ. शायद यही रीज़न होगा कि इसकी फ्रेंड नहीं है, क्योंकि इतनी बातें करती है, सामने वाले में इतना पेशेंस ही नहीं होता होगा कि कोई इसको सुन पाए. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क. उन्होंने मुझे बहुत वार्निंग दी कि बेटा कम बोला कर, कम बोला कर, लेकिन मैं नहीं मानती थी. तो उन्होंने मुझे क्या किया? वो एक्स्ट्रा होमवर्क देने लगे. उन्होंने मुझे होमवर्क में क्या दिया? आपको एक ऐसे लिखना है. सब्जेक्ट क्या है? ए चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा बोलता है, टॉकेटिव होता है, उसके लिए बोलते हैं ना. तो उन्होंने मुझे ये सब्जेक्ट दिया. चैटर बॉक्स के ऊपर बेटा एक ऐसे लिख के आना. अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? अब वो कहती है ए चैटर बॉक्स, इस टॉपिक पे आप क्या लिख सकती हो? वो कहती है आई वुड वरीड अबाउट दैट लेटर. मैं इसके बारे में बाद में टेंशन लूंगी. आई डिसाइडेड. मैंने ये सोचा और मैंने क्या किया? आई जोटेड डाउन. जोटेड डाउन मीन्स टू राइट डाउन. मैंने वो जो टाइटल था ए चैटर बॉक्स अपनी नोटबुक पे लिखा. टक्ड इट इन माई बैग. नोटबुक को अपने बैग में डाला एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट. और कोशिश की कि मैं चुप ही रहूँ. दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क. शाम को जब मेरा बाकी सारा होमवर्क ख़त्म हो गया तो मेरी नज़र पड़ती है द नोट अबाउट द ऐसे. किस पे? उस नोट पे जिसमें मैंने क्या लिखना है? ऐसे लिखना है. टॉपिक क्या था? ए चैटर बॉक्स. कॉट माई आइज. कॉट माई आइज का मतलब होता है एकदम से नज़र पड़ना, एकदम से दिखा उसको बाकी काम करने के बाद. आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट. और मैं ये सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी कि मैं इस पर क्या लिखूँ. और कैसे सोच रही थी? वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन. पेन की टिप को मुंह में लेते हुए, चबाते हुए नहीं, हम कुछ सोच रहे होते, मुंह में पेन होता है, उसकी बैक होती है ऐसे. एनीवन कुड रैम्बल ऑन. वो कहती है कि कोई भी. रैम्बल ऑन का मतलब होता है लिखते जाओ, लिखते जाओ, कुछ भी लिखो, लंबा लंबा फेंकते जाओ, घसे मारते जाओ, दैट इज रैम्बल ऑन. वो कहते हैं कोई भी बंदा है वो रैम्बल तो हम कर ही सकते हैं. एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स. मतलब वर्ड्स के बीच में बड़ा बड़ा स्पेस, काफ़ी ज़्यादा स्पेस छोड़ के घसे मारते जाओ, ये तो मैं कर सकती हूँ. बट द ट्रिक वॉज. लेकिन जो ट्रिक है, मतलब जो मेरा मेन मोटिव है वो क्या है?
वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स। वो ये है कि मैं एक कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट रखूँ, मैं ऐसे आर्ग्यूमेंट रखूँ कि सामने वाला मेरी बात पे बिलीव करे। और वो कैसे आर्ग्यूमेंट करना चाहती थी, वो जो ये प्रूव कर दें कि नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, कि बोलना जो है कितना ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये जस्टिफाई करना चाहती थी। तो वो कहती हैं कि मैं कोई घसे नहीं मारूंगी, मैं कोई शीट्स नहीं भरूंगी, मैं कोई वर्ड छोड़ छोड़ के नहीं लिखूंगी, मैं मेरी बात को प्रूव करूंगी इन अ वेरी कन्विंसिंग वे। आई थॉट एंड थॉट, वो कहती मैंने सोचा और सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और एकदम से मुझे क्या आता है, एक आइडिया आता है। आई रोट द 3 pages मिस्टर कैसिन हैड असाइंड मी। मैंने 3 पेजेस लिख के दे दिए, जो भी होमवर्क, जो भी ऐसे मुझे मिस्टर कैसिन ने असाइन किया था उस पर। एंड वो सेटिस्फाइड, और मैं सेटिस्फाइड भी थी कि हाँ मैंने ठीक लिखा है। वो उसमें क्या बताती हैं, आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट। वो बोलती हैं कि जो बच्चों का एक ट्रेट होता है, क्वालिटी होना, कि स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है क्या, बोलना। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और मैं जो है मानती हूँ बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, और मैं कोशिश भी करूँगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको कंट्रोल कर सकूँ। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ। वो कहती हैं लेकिन फिर भी मैं कभी भी इस हैबिट से अपने आप को क्योर नहीं कर पाई, मतलब कभी मैं ये हैबिट ख़त्म नहीं कर पाई। क्यों? सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर। वो कहती है क्योंकि मेरी मदर भी उतना ही बोलती हैं जितना मैं बोलती हूँ, अगर उससे ज़्यादा नहीं बोलती तो। एंड दैट देयर्स नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। और क्या कहती हैं, इनहेरिटेड ट्रेड मैंने आपको बताया क्वालिटी, इनहेरिटेड मतलब जो आपने पेरेंट्स से क्वालिटी गेन की है। तो दैट्स नॉट मच यू कैन डू मतलब आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, अपनी हैबिट नहीं बदल सकते हो, वो हैबिट्स जो आपने किससे ली हैं, अपने पेरेंट्स से ली है। सो इन शॉर्ट वो क्या कहती हैं कि जो बोलना है वो एक बच्चे की क्वालिटी होती है। मैं कोशिश करूँगी इसको कंट्रोल में करने की, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाती हूँ क्योंकि ये मेरी एक इनहेरिटेड ट्रेट है, मैंने मेरी मदर से सीखा है। मेरी मदर भी बहुत बोलती हैं जितना मैं बोलती हूँ, और इस वजह से, ये इनहेरिटेड ट्रेट की वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही, अपने आप को क्योर नहीं कर पा रही। मिस्टर कैसिन हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। मिस्टर कैसिन जो है मेरे आर्ग्यूमेंट्स पे हंसते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, जो भी इसके लॉजिक से इसने वो दिए। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब मैंने फिर से नेक्स्ट लेसन में बातें करनी शुरू कर दी तो उन्होंने मुझे क्या किया, एक और ऐसे असाइन कर दिया, सेकेंड ऐसे। इस बार उन्होंने मुझे किस पे लिखने को दिया, दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। इस बार टॉपिक क्या था, इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। इनकॉरिजिबल मतलब जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर केसन हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। वो कहती हैं कि मैंने इसके ऊपर भी लिख के, यानी ये जो सेकेंड वाला ऐसे था, इस पर भी लिख के उनको हैंड ओवर कर दिया, पकड़ा दिया। और मिस्टर केसिन ने भी ज़्यादा कुछ कंप्लेन नहीं की इन दोनों एसओ पे, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला दोनों के ऊपर। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही वुड फाइनली हैड इनफ। अब जब तीसरा लेसन होता है तो वो फिर से बातें शुरू कर देती है, और अब वो इरिटेट हो जाते हैं और वो कहते हैं इट्स इनफ। एनी फ्रैंक एज अ पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास। वो कहते हैं कि एनी फ्रैंक क्योंकि तुम क्लास में बहुत बातें करती हो, एंड एज अ पनिशमेंट अब तुम्हें एक और ऐसे लिखना है जिसका टाइटल क्या था, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। दिस वॉज द टाइटल, थर्ड ऐसे। ओके, द क्लास रोड। अब पूरी जो क्लास होती है उसमें एक शोर समझ जाता है। आई हैड टू लाफ टू, वो कहती है मेरे को खुद को भी हंसी आ जाती है। दो I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes। लेकिन वो क्या कहती हैं कि इस बार क्या था कि वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी, वो भी थोड़ी परेशान थी। इनजेन्युइनिटी का मतलब कि उनको लग रहा था कि अब ये जो चैटरबॉक्स का टॉपिक है इसके ऊपर लिखने की उनमें कैपेबिलिटी नहीं है, अब उनके पास कुछ ओरिजिनल नहीं है, कुछ इन्वेंटिव नहीं है, जितना भी था वो लिख चुकी है, बार बार क्या एक ही टॉपिक पे लिखना। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। और वो कहती हैं कि अगर अब फिर से कुछ लिखना है तो वो कैसा लिखना होगा, कुछ ओरिजिनल लिखना होगा। माई फ्रेंड सेन हु इज़ गुड एट पोइट्री। उनकी एनी की एक फ्रेंड होती है सेन, जो पोइट्री में काफ़ी अच्छी होती है। वो कहती है कि मैं तेरी हेल्प कर दूँगी। ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्ड्स। वो कहती हैं कि मैं हेल्प करूँगी शुरू से लेके एंड तक अपना ऐसे लिखना,
लेकिन कैसे लिखेंगे हम? वर्स में, वर्स यानी पोइटिक फॉर्म में। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से कूद पड़ी। ठीक है भाई, नाउ समथिंग ओरिजिनल विल बी देयर। Mr. Cassin was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. वो कहती हैं कि मिस्टर कैसिन जो थे वो क्या कोशिश कर रहे थे कि मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। किससे? इस रिडिकुलस सब्जेक्ट से, इस फनी सब्जेक्ट से, बार बार ये ऐसे दे दे के। लेकिन मैं ये श्योर हूँ कि मैं उनका मजाक बना दूंगी, उनके साथ मजाक होगा, ना कि मेरे साथ। ठीक है ना? तो वो अपनी इंटेलिजेंस से, अपने लॉजिक से क्या करेगी? उनका जोक बनाएगी, अपना नहीं बनने देगी। एंड इन हर ऐसे ही विल जस्टिफाई हर हैबिट अगेन। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। वो कहती है मैंने मेरी पोएम ख़त्म की और वो बहुत सुंदर थी। क्या थी? इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन विथ 3 बेबी डकलिंग्स। वो उस पोएम में क्या है? एक मदर है डक, फादर है स्वैन, और उनके 3 बेबी डकलिंग्स हैं, यानी छोटे छोटे स्मॉल यंग वंस हैं। ठीक है, स्मॉल यंग डक्स हैं। हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच। और ये जो डकलिंग्स थे, ये जो यंग डक्स थे, ये बहुत ज़्यादा क्वैक करते थे, मतलब दे वर ऑल्सो चैटर बॉक्स। तो उसके फादर ने क्या किया? उन तीनों बच्चों को मार दिया। दिस वॉज द पोएम। लकीली मिस्टर कैसिन टुक द जोक राइट वे। लेकिन लकीली क्या होता है कि जो मिस्टर कैसिन होते हैं इस पोएम को, इस जोक को एक सही तरीके में ले जाते हैं, एक पॉजिटिव वे में ले जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये गलत है। ही रीड द पोएम, और वो इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो इस पोएम को क्लास में पढ़ते हैं। एडिंग इज ऑन कमेंट्स, उसमें अपनी खुद की कुछ कमेंट्स ऐड करते हैं, और भी कई क्लासेस में पढ़ते हैं। सिंस देन आई हैव बिन अलाउड टू टॉक, और उस दिन से मुझे अलाउ किया गया बातें करने के लिए। एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मेरे को किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया जाता था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और क्या हुआ? इसके विपरीत आप कह सकते हो क्या हुआ कि जो मिस्टर कैसिन थे ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डे, उनका जो नेचर था वो चेंज हो गया। और वो क्या करते? वो थोड़े से जॉली नेचर के हो गए। वो आजकल हंसते थे, मजाक करते थे, जोक्स मारते थे। सो दिस वॉज दी डायरी ऑफ एनी, एंड एट लास्ट वर्ड शी हैज़ रिटन योर्स एनी। सो ये चैप्टर था हमारा, और इसमें हमने ये देखा कि डायरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिखाया गया कि अगर आपको मेंटल स्ट्रेस से एक रिलीव करने का एक ज़रिया है डायरी। और जो दूसरी चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की कि जो टीचर्स होती हैं वो कई बार अपने रूल्स, अपने रिस्ट्रिक्शंस जो हैं छोटे बच्चों पर एकदम से डाल देती हैं। ठीक है, उनको सप्रेस करने की कोशिश करती हैं, उनके लाइक्स डिसलाइक्स को दबाने की कोशिश करती हैं। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इवन किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज हर किसी का अपना एक बेसिक नेचर होता है। और हमें क्या करना चाहिए? सामने वाले को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वो है। Thank you very much. Keep supporting and sharing your own YouTube channel. Enjoy English with Bhavya ma'am. Thank you.